I started the recording. Yes, friends, I am Tejasvi Sharma, your host. Today we are discussing about CPC. We had already gone through substantive part of CPC. Now we are discussing the procedural part of CPC. In procedural part, there are 5 schedules. You know well, the first schedule is which relates to the orders. And we are in the first schedule. I will take the recap of this schedule, but where is my pen? Okay, we'll take the recap. Dear friends, this is Civil Procedure Code 1908, Act number 5 of 1908. आपको बोर्ड के ऊपर अच्छा दिखाई दे रहा है ना? Yes, sir. Okay. Schedule number 1 deals with orders and rules. There are 51 orders in CPC which governs whole of the procedural process in civil matters. Like CRPC, as CRPC deals with all procedural parts, proceedings of criminal side, CPC, the substantive part is different. It determines the liabilities, rights and duties of the parties in civil, but the procedure is adopted in Schedule 1, Orders 51, 1 to 51 orders. So, come to order number 1. एक बार फिर से बता दूं कि CPC एक प्रोसीजरल पार्ट है जिसके 51 शेड्यूल 1 से 5 तक है। शेड्यूल 1 के अंदर 51 ऑर्डर हैं 1 to 51, 1 से 51 तक, जिनके अंदर पूरे सिविल प्रोसीडिंग्स, जितने भी सिविल के स्टैट्यूट्स है, एक्ट्स है, उन सब की पूरी कैसे उसको प्रोसीडिंग के अंदर, कोर्ट के अंदर उसको कैसे आपने करना है, वो सारा का सारा डिस्क्रिप्शन ऑर्डर इन 1 से 51 ऑर्डर के बीच में है। तो पहला ऑर्डर है पार्टीज टू द सूट। सबसे पहले दावा करने वाली 2 पार्टी जरूरी हैं, वो बताया गया है ऑर्डर 1 के अंदर, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। दावा करने वाला प्लेंटिफ जिसका कॉज है और जिसके खिलाफ कॉज है, जिसकी लायबिलिटीज फिक्स होनी है, वो डिफेंडेंट होता है। देयर मे बी वन और मैनी प्लेंटिफ्स, देयर मे बी वन और मैनी डिफेंडेंट्स। अब इसमें एक और इश्यू है जो कि आप एडवोकेट्स या कोर्ट्स के अंदर देखते होंगे, डिफेंडेंट्स की 2 कैटेगरीज रहती है। पहली कैटेगरी है डिफेंडेंट्स, रियल डिफेंडेंट्स, एंड अदर कैटेगरीज प्रो फॉर्मा डिफेंडेंट्स। What is the difference between real defendants and pro forma defendants? I will discuss it in detail when we will discuss the CRPC in second phase. Second phase. बस आपने भी याद रखना है, plaintiff, defendant and pro forma defendants. They are the 3 categories of parties in order 1 in CPC for the institution of a suit. तो parties आ गई, उसके बाद frame of the suit आ गई, सूट में पार्टीज आएंगी, हेड नोट आएगा, मेन बॉडी आएगी, प्रेयर पार्ट आएगा, वेरिफिकेशन पार्ट आएगा, दैट इज द फ्रेम ऑफ द सूट। ये फिर हम डिस्कस करेंगे कैसे कैसे इसको करना है। थर्ड वन इज रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स एंड प्लीडर्स। किसी भी केस को करने के लिए कोर्ट के अंदर या तो पार्टी खुद अपने आप लड़ सकती है या वो उसे ऑर्डर 3 के अंदर ये अधिकार दिए गए हैं कि वो अपने रिकॉग्नाइज्ड एजेंट और प्लीडर या एडवोकेट्स के सहारे अपने केस को आगे बढ़ा सकती हैं। रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स और प्लीडर्स सीपीसी के सब्सटेंटिव पार्ट के अंदर दिए गए हैं, वो आप हम बाद में करेंगे। ऑर्डर 4, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के अंदर ये बताया गया है कि किस तरह से सूट दायर होगा। मूवेबल प्रॉपर्टी का है, इमूवेबल का है, टॉर्ट का है, डेफेमेशन का है, डैमेजेस का है, वो सारी चीजें इसके अंदर बताई गई हैं। और ये कहां पर, किस ज्यूरिसडिक्शन के अंदर, किस कोर्ट के अंदर कैसे होगा, ये इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स के बारे में ऑर्डर 4 के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट वन, ऑर्डर 5, इशू एंड सर्विस ऑफ समन्स। दावा दायर हुआ, पार्टीज आ गई, पहली पार्टी प्लेंटिफ आ गई, अब
कोर्ट के अंदर जब दावा दायर होगा, इंस्टीट्यूशनल सूट्स होगा बाई द पार्टी, तो दूसरी पार्टी को कोर्ट कैसे बुलाएगा, उसको समन्स करने का क्या क्या प्रोसेस है, समन्स से उसको कोर्ट के अंदर प्रेजेंस का क्या क्या प्रोसेस है, वो ऑर्डर 5 के अंदर बताया गया। इशू ऑफ सर्विस टू अदर पार्टीज, अदर पार्टी मीन्स डिफेंडेंट्स, ओनली डिफेंडेंट्स। ओके, नेक्स्ट वन ऑर्डर 6 है प्लीडिंग्स इन जर्नल। किस तरह का केस है, कॉज ऑफ एक्शन क्या है, वो सारी चीजें प्लीडिंग के अंदर बताई गई हैं। आपने केस को तैयार करना है, फ्रेम आउट करना है, उसको अपनी सारी जो ग्रीवियंस है उस इसके अंदर रखनी है प्लीडिंग के अंदर। और ग्रीवियंस बड़ी प्रिसाइज्ड होनी चाहिए, इसमें एविडेंस नहीं होगा, कोई अथॉरिटीज आप इसमें नहीं करेंगे। इफ यू आर ए गुड एडवोकेट, यू वांट टू बी ए गुड एडवोकेट, थिंक इट और माइंड इट कि आपकी प्लीडिंग बहुत छोटी होनी चाहिए। जितनी छोटी प्लीडिंग से आप ज्यादा समझा पाओगे, गागर में सागर भरोगे, वो आपके लिए बेहतर रहेगा, वहां से आपकी एडवोकेसी की पहचान होती है। इन मैनी केसेस व्हाट हैपेंस, अपने प्लेंट को बहुत बड़ा बनाने के विचार से कुछ हमारे साथी उसमें एविडेंस भी लिख देते हैं कि दिस इज द एविडेंस, डॉक्यूमेंट को डिटेल में लिख देंगे, और उसके अलावा आप अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और डिफरेंट अथॉरिटीज को भी मेंशन कर देंगे। दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ प्लीडिंग। तो प्लीज मेक इट इन योर माइंड, प्लीडिंग शुड बी वेरी प्रिसाइज, वेरी वेरी प्रिसाइज। जितना कम लिखोगे उतना आपके पास आने वाले समय में अपने केस को डिफरेंट बाइफोल्डेड एंगल में ले जाने का काफी एक स्कोप रहेगा। अदरवाइज आपने जो लिख दिया, जो एविडेंस दे दी और जो भी आपने कोई प्लीडिंग के अंदर डाल दिया, उसके साथ आपको रहना पड़ेगा। यू कांट चेंज योर लाइन। सो प्लीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द दिस सिविल साइड। प्लीडिंग जिसकी अच्छी है वो अपने केस को किसी भी तरफ को घुमा सकता है, किसी भी वक्त घुमा सकता है। इज इट राइट? ओके, नेक्स्ट वन इज प्लेन। पार्टीज आ गई, फ्रेम ऑफ सूट आ गया, इंस्टीट्यूशन कहां करना है वो पता लग गया, सर्विस कैसे करनी है, प्लीडिंग क्या होनी चाहिए, यू हैव गॉन थ्रू इट। नाउ प्लेन, प्लेन इज द बेसिक डॉक्यूमेंट, प्लेन इज द बेसिक डॉक्यूमेंट which a plaintiff files in the court by instituting suit and doing the pleading of his case। अपने केस की प्लीडिंग को लेकर कोर्ट के अंदर इंस्टीट्यूट करेगा, अपने केस को बनाएगा, पार्टीज को सम्मन कराने के लिए पार्टीज के खिलाफ जो दावा करेगा, वो बेसिक डॉक्यूमेंट है, उसे कहते हैं हम प्लेंट। ऑर्डर 7 के अंदर ऑर्डर 8 रिटन स्टेटमेंट, सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। ये 3 चीजें हैं। रिटन स्टेटमेंट मतलब बेयर रिप्लाई, ओनली बेयर रिप्लाई टू द प्लेंट। रिटन स्टेटमेंट प्लेंट करेगा प्लेंटिफ, he will begin the suit by plaint, filing plaint, and in counter उसके एवज में जब डिफेंडेंट की सर्विस हो जाएगी, ऑर्डर 5 के अंदर पार्टीज बन जाएगा, then he will file the reply to the plaint, जो उसके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं, जो उसके ऊपर कॉज फिक्स किया गया है कोर्ट के अंदर प्लेंटिफ द्वारा, उसका जवाब देगा रिटन स्टेटमेंट में। सेट ऑफ का मतलब है इफ देयर आर सर्टेन थिंग्स, कुछ लेना है कुछ देना है। मान लीजिए मैंने पहले कहा था 1000 प्लेंटिफ ने क्लेम किया कि मेरा 1000 रुपए मैंने डिफेंडेंट से लेना है, लेकिन डिफेंडेंट ने 500 उससे वापस लेने थे किसी और उसी कॉज के अंदर, तो वो सेट ऑफ कर सकता है इन चीजों को। ये बाद में बताएंगे सेट ऑफ, इट इज अ वेरी बिग टॉपिक। काउंटर क्लेम, काउंटर क्लेम इज द प्लेंट फाइल्ड बाय द डिफेंडेंट। काउंटर क्लेम का मतलब सीधा सा है, जैसे प्लेंटिफ अपनी प्लीडिंग के साथ अपने कॉज के लिए क्लेम कर सकता है डिफेंडेंट के खिलाफ, उसी तरह से अगर डिफेंडेंट रहते हुए डिफेंडेंट का भी उसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस के अंदर कोई ना कोई लेनदारी है प्लेंटिफ से, ही कैन फाइल ए सूट अगेंस्ट द प्लेंटिफ इन दैट पर्टिकुलर सूट। इवन उसी सूट के अंदर जो दावा चल रहा है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का, उसी के अंदर एक अनदर प्लेंट दायर करेगा डिफेंडेंट, और उसे कहते हैं काउंटर क्लेम।
Next one is order 9, appearance of parties and consequences of non appearance. समन्स हुए ऑर्डर 5 के अंदर, किसको हुए? डिफेंडेंट्स को हुए। डिफेंडेंट को सम्मन करे, लेकिन या तो वो प्रेजेंट होंगे या वो एब्सेंट होंगे। अगर वो प्रेजेंट हो गए तो काम कहां से चलेगा? ऑर्डर 8 से शुरू हो जाएगा, रिटन स्टेटमेंट, सेट ऑफ, काउंटर क्लेम फाइलिंग। अगर वो एब्सेंट हो गए, ऑर्डर 9 के अंदर क्या लिखा गया है? सीपीसी में प्रोविजन दिए गए हैं कि इन केस ऑफ देयर एब्सेंस देयर विल बी ए प्रोसीडिंग बाय द कोर्ट। कोर्ट क्या क्या प्रोसीडिंग्स कर सकता है उस नॉन अपीयरेंस के लिए, सम्मन होने के बावजूद, कोर्ट में अपीयरेंस होने की डायरेक्शन होने के बावजूद। तो दैट इज ऑल गिवन इन ऑर्डर नंबर 9। Then we had already discussed order 10, examination of parties by the court. At the first hand, when both the parties, plaintiff and defendant, appear in the court, तो वहां पर ऑर्डर 9 का जो क्लॉजेस है वो नहीं लगेंगे, ऑर्डर 10 पे जाएगा सीधा 8 के बाद से। तो प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट्स दे अपीयर्ड इन द कोर्ट। कोर्ट फर्स्ट हैंड में क्या करेगा? इनको एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज के लिए। एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज हो सकता है इसके अंदर। एक पार्टी दूसरी पार्टी को बोल सकती है कि सर मेरा ये कॉज था, मैं उसको प्रेजेंस लाना चाहता हूं, विटनेस बॉक्स में लाकर वो मेरे इन बातों का जवाब दे। ठीक है, तो उसके बाद विद द लीव ऑफ द कोर्ट एट द फर्स्ट हैंड विल एग्जामिन बोथ द पार्टीज। उनकी बात सुनेगी, किसका क्या राइट है, किसने क्या क्लेम किया है, और वो थोड़ी सी बेयरली आइडिया लिया जाएगा पूरे केस का। तो वी हैड ऑलरेडी डन order 1 to 10 in the previous class. It was a recap only. Now we'll start the next session. Could we start? किसी का कोई डाउट रहा हो तो मुझे बता दीजिए अभी फटाफट से। यहां तक है किसी का? You may tell. पक्की बात है ना? Everything is okay? तो लीजिए फिर शुरू करते हैं अब अगला सेशन। ऑर्डर वी आर डिस्कसिंग अबाउट नाउ ऑर्डर 11। ऑर्डर 11 के अंदर मैं जरा इसको वॉश कर रहा हूं सारा, क्योंकि आपने देख लिया स्क्रीन के ऊपर भी आपके साथ काम होगा, लेकिन ये चीजें अगर बोर्ड के ऊपर रहेगी तो उसमें जरा एक लाइवलीहुड ज्यादा रहती है और आपकी इंटेंशन ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रैब कर पाऊंगा, इसलिए मैं बोर्ड के ऊपर काम कर रहा हूं आजकल। तो ऑर्डर 11 क्या कहता है? ऑर्डर 11 डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन अभी डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन क्या, किस चीज की डिस्कवरी करनी है, किस चीज का इंस्पेक्शन करना है? तो इसमें दोस्तों क्या होता है, बात चल रही है दावे की, बात चल रही है केस की। तो केस के अंदर डिस्कवरी और इंस्पेक्शन का मतलब बड़ा क्लियर है कि कोई भी पार्टी किसी भी इशू के ऊपर कोई भी चीज डिस्कवर कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कोर्ट ने पूछा कि प्लेंट आपके खिलाफ ये आई है डिफेंडेंट से, आप क्या बोलना चाहते हैं इसमें, वो अपने फैक्ट्स रख सकता है। सेकंड, डिस्कवरी का मतलब है कोई ऐसा मैटर है जिसके बारे में दूसरी पार्टी पहली पार्टी से कोई चीज लेना चाहती है, कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहती है, और इसके साथ साथ रिटर्न अगर देखा जाए इंस्पेक्शन का मतलब है प्लेंटिफ ने कोई भी डॉक्यूमेंट या डिफेंडेंट ने कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपने केस से रिलेटेड प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट में मेंशन किए हैं, और जो दावा है वो उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बेस्ड है, तो कोई भी पार्टी चाहे प्लेंटिफ है चाहे डिफेंडेंट है,
दोनों कोर्ट में एप्लीकेशन देकर, नोटिस देकर उन डॉक्यूमेंट्स की इंस्पेक्शन कर सकते हैं। राइट? समझ आ गई बात? डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स बाय ओरल एग्जामिनेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय रिटन कंसेंट। कोर्ट के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट पेश होता है दावे के साथ या रिटन स्टेटमेंट के साथ, जो उस पर्टिकुलर केस की फेट को डिसाइड करता है, उस केस जो केस है वो उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बेस्ड है, तो एनी ऑफ द पार्टी हैज द अथॉरिटी टू डिस्कवर और टू इंस्पेक्ट दोस डॉक्यूमेंट्स। द पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड लाइक, ये सेक्शन 30 के अंदर भी है। जो हमारा सब्सटेंटिव पार्ट है सेक्शन 30 के अंदर, वहां से लिया गया है, वहां डिटरमिन हुआ, लेकिन डिस्कवरी और इंस्पेक्शन का जो प्रोसीजर है वो ऑर्डर 11 के अंदर है। ओके फ्रेंड्स, बोलिए। क्लियर? क्लियर सर, क्लियर। वेरी गुड। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम आएंगे ऑर्डर 12 की ओर। 11 के बाद 12 आता है एडमिशंस। एडमिशंस का मतलब क्या होता है? यू नो वेल, एडमिट करना, किसी भी बात को एडमिट करना, बड़ा इजी सा वर्ड है, और वही वर्ड जो इसकी लिटरली मीनिंग है वही ऑर्डर 12 के अंदर लिखा गया है। सीपीसी के ऑर्डर 12 के अंदर एडमिशंस पर्टेन्स टू द एनी एडमिशन गिवन बाय एनी ऑफ द पार्टीज। मान लीजिए यहां पर एक प्लेंटिफ ने दावा किया, तो डिफेंडेंट दूसरी तरफ से है, प्लेंटिफ एप्लीकेशन देगा या डिफेंडेंट सुओ मोटो अपने आप ये या तो उस दावे को मानेगा या नहीं मानेगा, या कुछ पार्ट को मानेगा या नहीं मानेगा। तो जो भी चीज डिफेंडेंट ने मानी है दावे में, जो उसके खिलाफ एलिगेशंस हैं, तो उन्हें हम कहेंगे एडमिशन। इन द सेम वे, अगर कहीं काउंटर क्लेम आ गया है साथ में, डिफेंडेंट ने भी अपना क्लेम कर दिया है प्लेंटिफ के ऊपर, तो वहां पर क्या होगा? द प्लेंटिफ विल एडमिट और डिनाई हिज पर्टिकुलर क्लेम। तो ऑर्डर 12 के अंदर ये पहला कार्य रहेगा कोर्ट का कि ट्रायल लेने से पहले, ट्रायल में जाने से पहले, एविडेंस लेने से पहले कोर्ट इन चीजों को देखता है कि कोई ऐसी चीजें हैं इस केस के अंदर जो कि स्पीडी जस्टिस में दोनों पार्टीज मान रही हैं, तो वो आता है एडमिशन में। उसमें कई रूल्स हैं, किस पर्टिकुलर रूल के अंदर कौन सी एडमिशन होनी है और एडमिशन नहीं होनी है या कैसे होनी है, वो सारी की सारी चीजें ऑर्डर 12 के रूल्स के अंदर है। इन एवरी जो जितने भी ऑर्डर्स हैं उन सब के रूल्स के अंदर, ये मैं बेयर आपको हेड नोट्स बता रहा हूं अभी तक, तो हेड नोट्स के अंदर जो भी चीज है उसका ही प्रोसीजर आगे रूल्स के अंदर दिया जाता है। तो आगे चलते हैं। अब एडमिशन पार्ट हो गया हमारा। ऑर्डर 13, Order 13 is very important, friends. To deal with the cases as an advocate, you must go very deeply into this order. ये ऑर्डर बेस है, बेसिक ऑर्डर है, जो कि हमारे केस में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरह काम करता है। ऑर्डर 13 कहता है प्रोडक्शन, इंपाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स। प्रोडक्शन पेश करना, इंपाउंडिंग मतलब उसको अपने कब्जे में लेना, और रिटर्न मतलब वापस देना। तो जैसा नाम वैसा ही काम। ऑर्डर 13 के अंदर प्रोडक्शन का मतलब है जो भी डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर केस आधारित है या क्लेम आधारित है या रिटन स्टेटमेंट में उसको हमने काउंटर किया है, तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, जितने भी डॉक्यूमेंट हमारे कब्जे में हैं, वो सब के सब इससे पहले कोर्ट में आ जाने चाहिए। प्लेंट के वाले प्लेंट के साथ, रिटन स्टेटमेंट वाले रिटन स्टेटमेंट के साथ। तो प्रोड्यूस करना है कोर्ट के अंदर प्रोडक्शन ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स अपॉन विच आवर सूट और द रिटन स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन। प्रोडक्शन, it is the abundant duty of the plaintiff or the defendant or any party
to produce all documents before the court at the first hand. Right? अगर प्रोडक्शन नहीं हुई है तो फिर क्या होगा, उसके बैड इफेक्ट्स होंगे, रिपरकशंस होंगी उसकी, वो पढ़े नहीं चाहेंगे। फिर आपको ये ध्यान रखना है, जो भी डॉक्यूमेंट के ऊपर आपका केस बेस्ड है वो पहले फर्स्ट हैंड में प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट के साथ, एज द मैटर इज, प्लेंटिफ है तो प्लेंट, डिफेंडेंट है तो रिटन स्टेटमेंट, और काउंटर क्लेम है तो काउंटर क्लेम के साथ सभी डॉक्यूमेंट्स को आपने कोर्ट के अंदर देना है। सेकंड, इंपाउंडिंग। कोर्ट कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स होता है जिन्हें कोर्ट अपने पास रख लेता है, जो जरूरी है। कोर्ट विल सी कि whether this document is needed or not, whether the case is relied upon these documents or not. ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी एक घर से सारे कागज उठाए और कोर्ट के सिर पे डाल दिए। नो, कोर्ट विल scrutinize which of the document is to be retained, और जो डॉक्यूमेंट्स जरूरी नहीं है उनको रिटर्न कर देंगे, दे विल बी रिटर्न्ड। तो इंपाउंडिंग एंड रिटर्न का मतलब ये है कि प्रोड्यूस हुए डॉक्यूमेंट्स में से कोर्ट स्क्रूटनी करेगा, एंड आफ्टर दैट स्क्रूटनी द डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर वैल्यूएबल and reliable for the disposal of that suit, they will be retained in the court file and other documents will be returned to the parties. तो ऑर्डर 13 बड़ा क्लियर हो गया है आपको। ऑर्डर 14 आता है। आप जो डॉक्यूमेंट्स मैंने ऑर्डर 13 के अंदर बोले, प्रोडक्शन, इंपाउंडिंग, 10 मिनट बाकी बचे हैं, इसमें देख लेते हैं कितना हो पाएगा। अच्छा, 1 मिनट होल्ड रखना जरा। Yes friends, तो ऑर्डर 14 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, लेकिन इन जो कुछ डॉक्यूमेंट जो मैं ऑर्डर्स आपको स्पेसिफाई कर रहा हूं, उन ऑर्डर्स को आपने पढ़ना है। पढ़ने सभी हैं दोस्तों, लेकिन इनको जरा कीनली पढ़ना है। ये आपके एडवोकेसी को एक रिफाइंडनेस देंगे, आपके स्किल को डेवलप करेंगे। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर 14 जो है, स्टेटमेंट ऑफ इश्यूज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सूट ऑन इश्यूज ऑफ लॉ और ऑन इश्यूज एग्रीड अपॉन। सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, व्हाट डू यू मीन बाय सेटलमेंट ऑफ इश्यूज? इश्यू क्या होता है पहले ये देखना है। इश्यू का मतलब ये होता है मेरा और उसका ये इश्यू है। देयर इज इश्यू बिटवीन मी एंड माय फ्रेंड, there is a issue between husband and wife, there is a issue between neighbors, there may be a issue between co-sharers, co-owners। ठीक है, तो इश्यू का मतलब है झगड़े की जड़ क्या है, ये केस आया क्यों, इस केस को फाइल करने के पीछे कारण क्या है, दैट इज कॉल्ड एज इश्यू। तो उस इश्यू को सेटल करने के लिए ही ये सीपीसी है। सिविल साइड में कोई भी किसी का कोई भी डिस्प्यूट है, ऑर्डर 14 में डिसाइड होगा। प्लीडिंग, प्लेंटिफ ने प्लीडिंग कर दी, डिफेंडेंट ने अपनी प्लीडिंग कर दी, और उसके बाद कोर्ट निकालेगा। ऊपर तक का काम किसका था? पार्टीज का काम था। लेकिन इश्यू सेटलमेंट कौन करेगा? इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट। इसमें सिर्फ एक ही चीज है जो ड्यूटी कोर्ट के ऊपर बर्डन्ड है, वो है टू सेटलमेंट ऑफ इश्यूज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सूट ऑन इश्यूज। तो कोर्ट प्लेंटिफ की प्लीडिंग से और डिफेंडेंट की प्लीडिंग से वो फैक्ट्स निकालेगा, कोर्ट निकालेगी कि कौन कौन से इन दोनों पार्टीज के बीच में झगड़े के कारण है। राइट? तो प्लेंटिफ ने जो भी अपना कॉज लिखा वो वहां से लिया जाएगा, और डिफेंडेंट ने उसको कैसे रिवर्ट किया, या डिफेंडेंट ने कोई और नया इश्यू पैदा किया और अपनी तरफ से कोई प्लीडिंग की है इन काउंटर टू द प्लेंट, तो उसको डिफेंडेंट के इश्यू के रूप में लिया जाएगा। फिर इन इश्यूज के ऊपर एविडेंस शुरू होगी। प्लेंटिफ अपनी एविडेंस देगा, ओनस आएगा प्लेंटिफ के ऊपर, डिफेंडेंट के जो इश्यूज है डिफेंडेंट के ऊपर ओनस आएगा। वी विल डिस्कस द ओनस इन एविडेंस एक्ट। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस, जब सीपीसी खत्म होगी
वी विल डिस्कस एविडेंस एक्ट। तो वहां पर मैं बताऊंगा ओनर्स बर्डन ऑफ प्रूफ एंड शिफ्टिंग ऑफ बर्डन कैसे होता है। लेकिन अभी इतना याद रखना, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। तो प्रोडक्शन ऑफ एंड इंपाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट में एक बार फिर थोड़ा पीछे ले जाता हूं। मैंने कहा था कि फर्स्ट हैंड में देना है डॉक्यूमेंट्स, तो फर्स्ट हैंड कहां तक होगा? बिफोर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। जब तक कि ऑर्डर 14 की एप्लीकेशन शुरू नहीं हुई तब तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। प्लेंटिफ के पास दो मौके हैं, प्लेंट के साथ लगाएगा या रेप्लिकेशन के साथ लगाएगा। डिफेंडेंट के पास एक ही मौका है, अपनी रिटर्न स्टेटमेंट के साथ वो लगाएगा। तो इश्यू सेटलमेंट से पहले पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स या प्रोड्यूस करने हैं, इंपाउंड कराने हैं या रिटर्न लेने हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा ऑर्डर 14, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, डिटर्मिनेशन ऑफ सूट ऑन इश्यूज ऑफ लॉ और ऑन इश्यू एग्रीड अपॉन। ये बड़ा थोड़ा सा पेचीदा मामला है दोस्तों। सिविल कोड के अंदर क्या होता है, कुछ केसेस डिसाइड होते हैं इश्यूज के ऊपर, सॉरी फैक्ट्स के ऊपर, कुछ होते हैं लॉ से रिलेटेड। कई जगह फैक्ट्स कुछ और होते हैं लेकिन कानून कुछ और कहता है। इश्यूज भी दो तीन तरह के रहते हैं, एक रहता है इश्यू ऑफ फैक्ट, एक होता है इश्यू ऑफ लॉ, एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड इश्यू ऑफ फैक्ट एंड लॉ। तीन तरह के इश्यू रहते हैं कोर्ट के अंदर। पहला क्लियर कट एंड एब्सोल्युटली ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स क्या थे, मैं यहां से वहां गया, वहां मेरे साथ ऐसा हुआ, दैट इज ए फैक्ट, इश्यू ऑफ फैक्ट। इश्यू ऑफ लॉ, लॉ का मतलब है कोई ऐसा कानून बना है जिसको क्लियर करना है, उस कानून के लिए उसमें फैक्ट नहीं आएंगे, उसमें सिर्फ कानून की ही विवेचना होगी, कानून की डिस्क्रिप्शन होगी, दैट इज इश्यू रिलेटिंग टू लॉ। एंड थर्ड वन मिक्स्ड इश्यू ऑफ फैक्ट्स एंड लॉ, जहां फैक्ट भी होंगे और लॉ की फोर्स भी रहेगी। लॉ को भी डिस्क्राइब करना है, डिफाइन करना है और साथ में फैक्ट्स को भी डिफाइन करना है। दोज आर मिक्स्ड इश्यूज ऑफ फैक्ट एंड लॉ। तो ये आएगा ऑर्डर 14 के अंदर। वुड यू लाइक टू गो फॉर द नेक्स्ट क्लास फ्रेंड्स? यस सर। क्या हम इस क्लास को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि टाइम लैप्स होने वाला है, और अगर हम 20 तक कर ले तो जल्दी से हमारा सीपीसी खत्म हो जाएगा, ताकि अगले हमारे जो वक्त रह जाएगा दूसरे सेक्शंस के, सॉरी एक्ट्स के लिए। हाँ बोलिए फटाफट से। क्या एक क्लास यस सर लगा लेंगे सर। इसको हम कंटिन्यू करेंगे ना आगे? यस सर। तो सेम प्रोसेस है, आपको पता है। यू विल अगेन आफ्टर 4, 5 और 6 मिनट्स आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे दोबारा से, ताकि हम इस पर्टिकुलर जो हमारा एक निचले कोर्ट का काम है उसको हम कंप्लीट कर लें, फिर दूसरा अगला काम चलेगा तो उसमें फिर कल देखेंगे। तो जब भी ये टर्मिनेट होगी मीटिंग आफ्टर 5 और 6 और 7 मिनट्स, आप जैसे ही मैं ऑन करूंगा तो आपने मेरे साथ जुड़ जाना है प्लीज। चलिए तब तक, जब तक ये चलता है कार्य, तब तक हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ओ सॉरी, हाँ, तो ऑर्डर 14 हो गया, ऑर्डर 14 हो गया। अब आता है ऑर्डर 15, डिस्पोजल ऑफ ट्रायल सूट एट द फर्स्ट हियरिंग। डिस्पोजल ऑफ सूट एट द फर्स्ट हियरिंग, तो मैं ये समझता हूं कि बीच में जो डिस्कनेक्टिविटी होगी उससे ये चीज क्लियर नहीं आ पाएगी, उसको फिर कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों ना हम अपनी इस आज की मीटिंग को, फर्स्ट मीटिंग को यही टर्मिनेट कर दें, ताकि हम कंटिन्यूटी में ऑर्डर 15 से आगे चल पाए, क्योंकि यहां से हमारा ट्रायल शुरू हो रहा है। पिछला काम जैसे सीआरपीसी के अंदर था, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल वाला पार्ट, वो सारा खत्म हो गया हमारा। ठीक है, तो अब इश्यू सेटल हुए, इश्यू के बाद जैसे चार्ज होता है सीपीसी के अंदर, वैसे ही यहां इश्यू होते हैं। चार्ज के बाद ट्रायल चलता है सीआरपीसी में, तो यहां पर इश्यूज के बाद भी ट्रायल चलेगा, सिविल ट्रायल।
तो हम ऑर्डर 15 को हम थोड़ी देर बाद करेंगे, तब तक आप थोड़ा रेस्ट भी कर लीजिए और आफ्टर 5 और 6 मिनट्स मैं आपसे फिर जुड़ता हूं। थैंक यू वेरी मच।